Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, this is the 5th episode of class 11th Geography chapter number 7 Landforms and their evolution. भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में, नदी के बारे में, हिमनदी, भूमिगत जल, समुद्री लहरें और पवनों के बारे में। अभी तक जो 4 एपिसोड हुए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं 4 जियोमॉर्फिक एजेंट्स के बारे में, नदी, हिमनदी, भूमिगत जल और समुद्री लहरें। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पवनों के बारे में। पवनें किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है, कौन कौन से लैंड फॉर्म से वो बनाए जाते हैं, डिपोजनल वर्क्स और इरोजनल वर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। पवनें, आमतौर पे जब हम पवनों की बात करते हैं, तेज़ पवनों की बात करते हैं, तो सबसे अधिक या तो तटीय भागों में पवनों की गति अधिक होती है, और दूसरा जो पवनों की गति हमें ध्यान में आता है वो आता है राजस्थान, रेगिस्तान, मरुस्थल। मरुस्थलीय भागों में विशेष तौर पर पवनें कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। पवनें हैं वहाँ पर 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ उनका निर्माण करते हैं, जैसा कि बाकी एजेंट करते हैं, अपने अपरदन के कारण, और दूसरा है निक्षेपण के कारण, जमाव के कारण। पवनें मरुस्थलीय भागों में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि वहाँ पर वनस्पति विहीन इलाके होते हैं। पवनें भी जब अपरदन करते हैं तो उसमें अपवाहन किया जाता है, अपघर्षण किया जाता है, सन्निघर्षण किया जाता है, जिसके सहायता से वो काटते छांटते हैं और उसके बाद उनका परिवहन करते हैं और अंत में निक्षेपण किया जाता है। इसी से अपरदन के कारण और निक्षेपण के कारण कई प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं। चलिए देखते हैं कौन सी भू आकृतियाँ बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले ब्लोआउट्स वात गर्त है कि वह गर्त जो पवन द्वारा ढीली और असंगठित शैलों को उड़ाकर ले जाने से बनते हैं, वात गर्त कहलाते हैं। यानी मरुस्थलीय इलाकों में जब ऊपर की मुलायम मिट्टी या मुलायम चट्टानें हैं, मुलायम कण हैं, वो अपने साथ लंबे समय के बाद उड़ा करके ले जाती है और एक बड़ा सा तालाब नुमा, झील नुमा गर्त बन जाता है, जिसे हम ब्लोआउट्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो इलाका है, यहाँ हमें सिर्फ चट्टानें, कठोर चट्टानें दिखाई दे रही है, तो ये ब्लोआउट है। तो यहाँ की मिट्टी है कहाँ गई, वो इरोजनल वर्क के कारण यहाँ से हटा दी गई मिट्टी थी या फिर मुलायम चट्टानें थी, तो ये ब्लोआउट कहलाता है। उसके बाद दूसरा है द्वीपाघ्री। द्वीपाघ्री ये मरुस्थल रूपी विशाल महासागर में कठोर शैलों के उभरे हुए टीले होते हैं जो पर्वत या द्वीप की तरह दिखाई देते हैं, जिसे द्वीपाघ्री बोलते हैं, यानी कि द्वीप की तरह दिखाई देते हैं। ये स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब ये द्वीपाघ्री क्या है, ये कठोर चट्टान थी, ओके, और इसको चिकना स्मूथ कर दिया गया लगातार पवन की क्रियाओं के द्वारा, और आसपास की जो मुलायम चट्टानें थी, मुलायम शैल थे, उनका अपरदन हो गया, जबकि ये द्वीप की तरह या पर्वत की तरह अकेली चट्टान है, वो खड़ी रहती है। इसे द्वीपाघ्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है छत्रक शिला, जिसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है। ये भी रेगिस्तानी मरुस्थलीय भागों में आम तौर पर देखने को मिलती है। इनकी आकृति है वो छतरी की तरह होती है, कठोर चट्टानों के अवशिष्ट भाग होते हैं। अब ये छत्रक या मशरूम रॉक क्यों है, या ऐसी आकृतियाँ कैसे बनती है? मुख्य तौर पर पवनें जब तेज़ी से चलती है तो उनके लिए औजार का कार्य करते हैं छोटे छोटे बारीक कंकर पत्थर, और कंकर पत्थर है वो निचले भाग में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ऊपरी भाग में कम होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर आप 2nd, 1st या 3rd फ्लोर पे हो, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है तो वो ज़्यादा हवाएं ही हमें तेज़ी से लगती है, जबकि निचली भाग में अगर हम खड़े हैं तो कई बार हमें चेहरे से टकराते पत्थर पत्ते इत्यादि महसूस होते हैं। ऐसा ही रेगिस्तानी इलाकों में होता है। तो निचले भाग में क्योंकि कंकर पत्थर अधिक होते हैं तो अपरदन अधिक हो जाता है, ऊपरी भाग में अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है और ऊपर जाएंगे और कम होगा। तो निचले भाग में अपरदन अधिक हुआ और ऊपरी भाग में कम होता है, तो ऐसे मशरूम रॉक या छत्रक का निर्माण होता है अपरदन कार्य के कारण। ये जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका है राजस्थान में, वहाँ पर इस प्रकार की चट्टानें, इस प्रकार की लैंडफॉर्म्स है वो देखने को मिलती है। 4th है इंसेलबर्ग्स। इंसेलबर्ग ये भूस्तंभ होते हैं, जिनको हम हिंदी में भूस्तंभ बोलते हैं, जो मरुस्थल में कठोर शैलों के आवरण से संरक्षित होते हैं। यानी नीचे की मुलायम चट्टानें हैं, उसके ऊपर कठोर चट्टानें अगर रह जाए तो उसके कारण नीचे की जो मुलायम चट्टानें हैं उसका भी अपरदन नहीं हो पाता। इसे
भूस्तंभ या इंसेलबर्ग कहते हैं। तीफल शिला है। तीफल शिला क्या होती है कि हवा के घर्षण से बना ये तीक्ष्ण पार्श्व वाला चट्टान का टुकड़ा होता है कि घर्षण के कारण इसके ढाल हैं वो तीव्र होते हैं, लेकिन ये बड़ा भूभाग होता है और जो ऊपर से स्मूथ होता है, चिकना होता है, उसे तीफल शिला बोलते हैं। अश्मिक जालिका, इसे हम जालक भी कह सकते हैं। जालक क्या होता है कि एक जालीदार शेल होती है जो भिन्न संरचना वाली शेलों पर पवन के अपघर्षण क्रिया से बनती है। अब यहाँ देखिए ये जालक हैं। जालक में क्या हुआ कि जो मुलायम चट्टानें थी वो उड़ गई, अपरदन हो गया उनका, और जो कठोर चट्टानें थी वो रह गई, और ये जालीनुमा तरीके से हो गया, कहीं पे कठोर है कहीं पे है नहीं, जो मुलायम थी वो रह गई, नहीं रही, कठोर रह गई, तो ये जाली की तरह हो गया, तो इसे हम जालक का नाम देते हैं। ये भी मरुस्थलीय भागों में आमतौर पर देखा जाता है इस प्रकार की स्थलाकृति। ज्यूगेन क्या होता है? ये क्षैतिज रूप से क्रमांतर क्रम में बिछी कठोर व कोमल शेलों की परतों के हवा से अपरदन द्वारा निर्मित खांचे होते हैं। ये यहाँ पे कठोर चट्टानें, यहाँ मुलायम चट्टानें, कठोर मुलायम, कठोर मुलायम। मुलायम चट्टानें उनका अपरदन हो चुका है, कठोर चट्टानें हैं वो अभी भी मौजूद है। तो ऐसे खांचों का निर्माण हो जाता है जिसे ज्यूगेन बोला जाता है। याडांग है। ये कोमल और कठोर चट्टानों के क्रम से लंबवत परतों से बने नुकीले भूभाग होते हैं। याडांग इस प्रकार की आकृतियाँ होती है। इसमें कोमल और कठोर चट्टानें, यहाँ बीच में कोमल चट्टानें भी है, कठोर चट्टानें भी हैं, लेकिन कठोर चट्टानों के कारण जो कोमल चट्टानें वो भी अपरदित नहीं हुई है उतनी। तो इस प्रकार के नुकीले आकार के जो भूभाग स्तंभ होते हैं उन्हें याडांग का नाम दिया जाता है। ये लैंडफॉर्म्स भी अरावली के आसपास के इलाकों में मुख्य तौर पर देखे जाते हैं। तो वो सभी आकृतियाँ जो अभी हमने डिस्कस की थी वो होती है नदी या पवनों के अपरदन कार्य के कारण, इरोजनल वर्क के कारण। इसी तरीके से डिपोजनल वर्क है पवनों के, उससे भी कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है। उनमें बालू का स्तूप है, यानी रेत के टिल्ले, जिनको आप टिब्बे भी बोल देते हो, सैंड ड्यून्स बोल देते हो। रेत के छोटे छोटे गतिशील ढेर या टीले हैं जो पवन के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें बालू का स्तूप बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर वनस्पति नहीं होती, जो रेगिस्तान है, राजस्थान है, वहाँ पर बारिश कम होती है, तो ये पवन के साथ स्थानांतरित भी होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, गतिशील होते हैं। ये टीले समतल नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो इन्हें हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं या फिर रेत के टीले बोलते हैं। हालांकि इनका विस्तार पूरे राजस्थान में है, लेकिन मुख्य तौर पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी ऊंचाई और विस्तार अधिक पाया जाता है। उर्मिकाएँ यानी कि लहरें सागरीय तरंगों की भांति मरुस्थल की रेतीली सतह पर उभरने वाले भू आकार हैं। इस प्रकार की लहरें बनी होती है जब तेज़ हवाएं चलती है, तो ये लहरें हैं, इनको उर्मिकाएँ बोलते हैं। ये भी निक्षेपणात्मक आकृति है। बरखान, ये स्थलाकृति अवरोध के सहारे बालू की लंबाकार गतिशील श्रेणियाँ। बरखान ये अर्धचंद्राकार आकृति होती है, इस प्रकार से बनती है। यानी जब तेज़ हवा चलती है तो बीच का भूभाग है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, जबकि साइड में भैंस या गाय के सींग की तरह भूभाग है वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी जो आकृति है उसको बरखान बोलते हैं। ये बरखान है। उसके बाद ये यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी दिए गए हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो ये सैंड ड्यून्स के टाइप्स दिए गए हैं। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स से ऐसे लहरदार होते हैं, इनको बरखान सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बरखान की आकृतियाँ होती है। इसको लाइनियर सैंड ड्यून्स बोलते हैं, इनको पैराबोलिक सैंड ड्यून्स कहा जाता है। ये स्टार ड्यून्स होते हैं, स्टार की आकृति में होते हैं। ये बरखान ड्यून्स बिकमिंग ट्रांसवर्स ड्यून्स, बरखान है और ट्रांसवर्स दोनों मिले होते हैं, लहरें साथ में होती है, तो ये उनका मिक्स रूप होता है। तो सैंड ड्यून्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लैंड फॉर्म्स पता है तो सैंड ड्यून्स के टाइप्स को ईजिली आप डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद लोएस दिया गया है। लोएस क्या होता है? पवन द्वारा उड़ाए गए सूक्ष्म कण, यानी बहुत जो बारीक महीन मिट्टी होती है उसको पवन बहुत ऊंचाई तक उड़ा ले जाती है, और बहुत दूर जब पवन की गति बिल्कुल कम होती है वहाँ पर इसका जमाव करती है।
तो उसे हम लोएस कहते हैं। हमारे यहाँ पर रेगिस्तान यानी राजस्थान से जो पवनें महीन मिट्टी को लेकर के उड़ती है, उसका जमाव चाइना तक में भी देखा गया है। तो उसे हम उस बारीक मिट्टी के जमाव को हम लोएस का नाम देते हैं। ये यहाँ इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है, हालांकि ये सैंड ड्यून्स के एक रूप है, लेकिन यहाँ पे बारीक मिट्टी का जमा हुआ है, तो इसको उस बारीक मिट्टी को, महीन मिट्टी को लोएस कहा जाता है। तो पवनी है वो कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, अपरदनात्मक भी और निक्षेपणात्मक भी। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमने जियोमॉर्फिक एजेंट्स की बात की, भू आकृतियों की बात की, बहुत सारे डायग्राम डिस्कस किए। अगर डायग्राम आप डिस्कस किए हैं, उनको समझा है आपने, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, कभी नहीं भूलने वाले हो। और अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ लोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में या कंपटीशन एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर पर बेस्ड रहते हैं। अगर आपको चैप्टर में फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको पर्सनल रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।